कोऑर्डिनेट वर्ड क्या है? यस मीनिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे ना? यस मैम। क्या है? मैम किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट्स लेते हैं वही। एक्स वाई प्लेन अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो एक पोजीशन बताने के लिए मेरे पास सिस्टम होता है, ठीक है, एक एक्स को रिप्रेजेंट करता है, देन वाई। अगर 3D में कुछ देखेंगे, यू मस्ट हैव एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो डिपेंड करता है हम लोग किस सिस्टम में है, पोलर कोऑर्डिनेट भी होता है, कार्टेशियन भी, एंड सो ऑन। तो अगर हम 3 डायमेंशन का बात कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए। ये पॉइंट के लिए यू नीड 3 टपल्स, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज P. P हैज कोऑर्डिनेट x, y and z, जो पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है एग्जैक्ट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएंगे तो आपके पास P का वैल्यू हो जाएगा r थीटा, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का 3 डायमेंशन में चले जाएंगे तो दिस मस्ट बी r थीटा एंड फाई। सिलेंड्रिकल के केस में r थीटा z, अलग अलग सिस्टम है ये, ठीक है। तो किसी पॉइंट का पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए जो कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम, लाइक वेदर इट इज अ कार्टेशियन सिस्टम, पोलर सिस्टम और सिलेंड्रिकल सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर स्पेस का बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के पहले वी नीड टू डिफाइन ऑर्डर्ड बेसिस। ये पढ़े आप लोग, मतलब कहीं पे दिखाई दिया ऑर्डर्ड बेसिस क्या है? बेसिस तो हम लोग डिफाइन किए, लेकिन बेसिस के पहले यहाँ जो एक वर्ड आया है ऑर्डर्ड, इस चीज का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो कोई बता सकता है बेसिस क्या है? बी इज ए बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इफ नंबर 1, बी को क्या होना पड़ेगा? Linearly independent. If B is linearly independent, and number 2, this vector space must be spanned by that set. अगर ये तो होता है तो हम बोलेंगे कि B जो है वो बेसिस है, ठीक है। अब B में डेफिनेटली एलिमेंट्स ही होगा, ठीक है। अगर हम वेक्टर स्पेस के प्लेस पे R3 ले रहे हैं तो R3 मेरे पास हो जाएगा 1 0 0, R3 के लिए बेसिस 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। ये हो गया बेसिस एंड दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस। दिस इज a स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। स्टैंडर्ड बेसिस वर्ड यूज किए थे पहले? यस नो, ये वर्ड यूज किए थे पहले? No, ma'am. नो मैम। तो ये याद रखिएगा स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब क्या है। अगर हम लोग आर स्क्वायर के लिए स्टैंडर्ड बेसिस निकालना चाह रहे हैं तो आर स्क्वायर के लिए स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा 1 0 0 1। R3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। R4 के लिए फर्स्ट 0 देन 0, सॉरी फर्स्ट 1 देन 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0 एंड 0 0 1। समझ में आया? तो इस टाइप का जितना बेसिस हम बनाएंगे ऑल आर स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। मतलब एक टपल 1 होना चाहिए बाकी 0, फिर किसी का पोजीशन चेंज करके वो टपल को हम 1 करेंगे बाकी को 0 करेंगे, ठीक है। तो Rn के लिए भी हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 कहाँ तक? n तक, फिर 0 1 n तक एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड बेसिस। अब यहां तक सिर्फ बेसिस का ही डिस्कशन हुआ, तो यहाँ पे ऑर्डर टर्म क्यों आ रहा है? ऑर्डर आप लोग कभी भी सेट के केस में ऑर्डर या कहीं पे भी ऑर्डर का इंपॉर्टेंस पढ़े मैथमेटिक्स में? कभी सुने बी इन ऑर्डर? एक पर्टिकुलर चीज फॉलो करना पड़ेगा आपको उस केस में। जैसे यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि दिस बी इज अ बेसिस, दिस इज नॉट एन ऑर्डर्ड बेसिस। लेकिन अगर बी को ऑर्डर्ड बेसिस बना लिए तो कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है ये फिक्स्ड हो जाएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते।
अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दिस बी इज एन ऑर्डर्ड बेसिस, इसका मतलब है ये पहले आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर हम पोजीशन चेंज कर दिए, मतलब इस एलिमेंट को यहाँ डाल दिए और इस एलिमेंट को यहाँ, तो वो नया सेट बन जाएगा बी डैश। ये डिफरेंस आ रहा है। इट्स लाइक अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं एक्स वाई 1 2, यहाँ पे ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, 2 1, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है ना, 1 2 और 2 1, these two are not same, both are different, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे ये ऑर्डर्ड एंड टपल है, टपल है ना, दिस इज द फर्स्ट टपल, दिस इज द सेकंड टपल, तो यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो these two are ऑर्डर्ड टपल, मतलब आप किसी का भी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ये बोल रहे हैं 1 2, तो आपको 1 2 ही लिखना है। अगर आप उसको 2 1 लिख रहे हैं, या तो आप एक नया एलिमेंट बना रहे हैं। सपोज अगर हम कोई क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप फिर गलत लिख रहे हैं। समझ आया क्या बोल रहे हैं? इट्स लाइक 1 1 1, देन 1 0 2 एंड 1 3 4। अगर हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज अ बेसिस एंड दिस इज अ ऑर्डर बेसिस, तो ये एलिमेंट फिक्स, ये एलिमेंट फिक्स, ये एलिमेंट फिक्स, मतलब ये फर्स्ट में ही आएगा, ये बेसिस का पहला एलिमेंट, ये बेसिस का सेकंड एलिमेंट, एंड दिस इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द बेसिस। और ये जो टपल्स है, टपल्स में तो ऑर्डर हमेशा फॉलो होता है। आप आर एन में, यहाँ तक हो गया, यहाँ समझ में आया? पेज चेंज करते हैं। यस मैम। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट हम आर एन में ले रहे हैं, सपोज दिस एक्स बिलोंग्स टू आर एन, इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू x1 x2 xn, these all are ordered and tuples। आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब इसका कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं 1 0 1, ये लास्ट में 0, तो आपको फर्स्ट और थर्ड टपल में 1 रखना है एंड रिमेनिंग्स मस्ट बी 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? पोजीशन फिक्स्ड कर दिए हैं, और ये पोजीशन का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। तो जो पोजीशन हम बोल दिए फर्स्ट एंड थर्ड, यू हैव टू पुट 1 इन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ऑर्डर। क्या मतलब हो रहा है ऑर्डर का? तो बेसिस में अगर हम बोल रहे हैं ऑर्डर्ड बेसिस, तो जो एलिमेंट जिस ऑर्डर में आया है वो ऑर्डर यू हैव टू मेंटेन। इसलिए हम बी बोले, ठीक है, बी में क्या था? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिस को ना ऐसे भी लिखते हैं E1। E1 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट 1 रिमेनिंग 0, E2 सेकंड एलिमेंट 1 रिमेनिंग 0, E3 सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट 1 रिमेनिंग 0। अगर हम Rn में लेते तो B का वैल्यू हो जाता E1 E2 E3 एंड सो ऑन En। The standard basis of Rn is E1 E2 E3 and so on En। क्लियर हुआ? यस मैम। ये ऑर्डर्ड बेसिस है, तो आप कोई भी नया बेसिस अगर बनाते हैं जिसमें आप उसका ऑर्डर चेंज कर दिए हैं, तो वो बेसिस चेंज हो जा रहा है, वो बी डैश हो जाएगा। दिस इज नॉट बी। एक तरह से ये बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड सेट। बेसिस है, ठीक है, लेकिन ये पहला एलिमेंट, दूसरा और तीसरा लिख तो उसको एक सेट में ही रहा है ना, दिस इज अ सेट। लेकिन जैसे आप ऑर्डर चेंज किए, आपको वो एक नया सेट मिला। यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस सेट के लिए। मतलब इस सेट के लिए हम लोग ऑर्डर को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं। यू कांट चेंज द ऑर्डर। ठीक है, इट्स लाइक आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन कोई चेंज कर दे रहा है। अगर हम लोग प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कभी अनाउंस कर देंगे तो कितना इट्स लाइक ब्लंडर नहीं होगा? नरेंद्र मोदी को आप बोलिएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, एक तो सेंटेंस गलत ही है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन का बात हो रहा है। ठीक है, कि किसका क्या पोजीशन है। यहाँ पे ऑर्डर बेसिस में सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऑर्डर बेसिस में हर एलिमेंट को अपना पोजीशन से बहुत प्यार है। दे डोंट वांट टू चेंज द पोजीशन। अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं तो केओस क्रिएट होगा, ठीक है, प्रॉब्लम होगा, और फिर वो इट्स लाइक अगर एक फैमिली है मेरे पास बी, दिस इज अ फैमिली बी,
जहाँ पे हर एलिमेंट को या हर मेंबर को अपनी पोजीशन से बहुत प्यार है। जहाँ आप फैमिली का पोजीशन चेंज करते हैं, मेंबर्स का पोजीशन चेंज करते हैं, वो एक दूसरी फैमिली बन जाती है। ठीक है, तो जो भी है उसको यहाँ पे क्या हम लोग किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? पोजीशन को, ऑर्डर को, किस ऑर्डर में एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स का बात करते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट्स में हम लोग पहले ऑर्डर्ड बेसिस चूज करते हैं। ऑर्डर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे क्योंकि ऑर्डर्ड बेसिस से ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। और आप लोग कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं इसके पहले। ठीक है, आप लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कि अच्छा इसका कोऑर्डिनेट बोलते हैं, अदरवाइज वो सारा कैलकुलेशन आप लोग किए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब कोऑर्डिनेट क्या होता है? लेट x equal to x1 x2 xn, ठीक है, be any element of Rn। ठीक है, Rn का हम एक एलिमेंट लिए हैं। If this x belongs to V, a vector space, ठीक है, where V is a vector space, then corresponding to each xi, I belongs to, sorry, I equal to 1 to n, there exists alpha I such that x equal to alpha 1 x1, alpha 2 x2, alpha n xn, then alpha 1, alpha 2, alpha n is called coordinates of x। देखिए तो पढ़ के कुछ समझ में आया? अच्छा, एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, फिर से बताते हैं इसको। ठीक है, पहले वेक्टर स्पेस डिफाइन कर लेते हैं। लेट बी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। लेट अल्फा बिलोंग्स टू वी, एनी एलिमेंट अल्फा कहाँ से ले रहे हैं? वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं। ठीक है, देन there exists a unique n tuple अब यूनिक n टपल है मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे x1 x2 xn of scalar
such that this alpha equal to alpha 1 x1 x1 alpha 1 x2 alpha 2 xn alpha n x1 x2 xn is called n tuple of coordinates of alpha relative to तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? पहले कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के लिए फर्स्ट यू मस्ट हैव वेक्टर स्पेस. ठीक है, एक एलिमेंट लिया वेक्टर स्पेस से. अगर हम एक एलिमेंट वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं एंड सपोज द एलिमेंट हैज n टपल. ठीक है, n टपल ले रहे हैं मतलब rn का बात कर रहे हैं. 3 टपल लेंगे तो r3, 2 टपल लेंगे तो r2 एंड सो ऑन. तो लेट V be a vector space and let alpha belongs to V. Then there exists a unique n tuple of scalar such that alpha equal to x1 alpha 1, x2 alpha 2 and xn alpha n. तो इस अल्फा के करस्पॉन्डिंगली जो आपको सेट ऑफ स्केलर मिला, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी. तो डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्डर्ड बेसिस क्या है. ठीक है, जैसे ऑर्डर्ड बेसिस का ऑर्डर चेंज करेंगे ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा. और ये चीज आप पहले कर चुके हैं. ठीक है, ये चीज आप पहले कर चुके हैं. इस टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाए थे, याद है? लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट दिखाने के लिए आप यहाँ पे अल्फा के प्लेस पे आप इसको जीरो से इक्वेट करते थे. आप चेक करते थे कि इसका वैल्यू क्या आएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, जीरो से इक्वेट नहीं करना, अल्फा से इक्वेट करना है. लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द स्केलर्स. तो आप पहले भी स्केलर निकाल चुके हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा. समझ में आया क्या बोले? एक वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट चूज किए अल्फा. इस अल्फा, अगर इस अल्फा का n टपल है अलग अलग, ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग अलग सेट ऑफ स्केलर्स मिलेगा, x1 x2. और ये स्केलर जो होगा इस लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए. मतलब दिस अल्फा कैन बी रिटन एज स्केलर फर्स्ट टपल, स्केलर सेकंड टपल एंड स्केलर n टपल. ठीक है यार, वैसे सिस्टम एक एग्जांपल अभी करते हैं. चलिए देखते हैं. अच्छा, और एक चीज, जब भी एग्जाम में कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आएगा तो आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि जो सेट है वो बेसिस है. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं. शो दैट द सेट एस 1 0 0 1 1 0 and 1 1 1 is a basis of R3 R. इसका मतलब समझ में आता है? R3 R. Yes, ma'am. R3 is a vector space defined over a field set of real number. ठीक है? Hence, find coordinates of the vector A, B, C with respect to S. अभी जो हम लोग कोऑर्डिनेट डिफाइन किए, आपको एक वेक्टर चाहिए था अल्फा, ये अल्फा है. ठीक है, आपको क्या लिखा हुआ था कि दिस इज अ कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस. यहाँ पे बेसिस भी दिया हुआ है. आपको फाइंड करना है वो स्केलर, मतलब ए बी सी इक्वल टू
यहाँ पे एक स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक यहाँ पे, सबको ऐड करेंगे, तो वो स्केलर चूज करना है आपको। समझ में आया? तो ये पार्ट हम नहीं दिखा रहे हैं। शो दैट द सेट दिस इज अ बेसिस, ये आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। एस को दिखाना है लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स बनाइए, देखिए उसका डिटरमिनेंट 0 है नहीं, और फिर लीनियर स्पैन दिखाना है, हो जाएगा ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन सिर्फ कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर यू मस्ट हैव स्केलर, तो हम लोग चूज करते हैं लेट ए बी सी हो गया ना, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, be the scalar in R such that, क्या कॉम्बिनेशन होगा बताइए। ये एलिमेंट है जो कोऑर्डिनेट डिफाइन किए वो अल्फा के प्लेस पे। अच्छा आप लोगों को यहाँ डाउट होगा थोड़ा, लेट मी करेक्ट, यहाँ पे x1 x2 लिखता है, ठीक है, जो डेफिनेशन दिए है ना उसके हिसाब से ही कर रहे हैं, x1 x2 x3, ये जो ए बी सी है ये अल्फा है जो डेफिनेशन में किया, ठीक है, सच दैट ए बी सी इक्वल टू x1, ये जो है पहला एलिमेंट बेसिस का, ठीक है, तो दिस इज 1 0 0 प्लस x2 1 1 0 प्लस x3 1 1 1। आया समझ में क्या किए? यस नो बताइए, नहीं समझ में आया तो बोलिए। आ गया मैम। सबको आया? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 3 टपल है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसलिए यहाँ पे 3 स्केलर चूज किए, ठीक है। तो ए बी सी इक्वल टू ऐड करिए x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 0 यहाँ पे हो जाएगा x2 प्लस x3 एंड 0 0 लास्ट वन इज x3। कंपेयर करेंगे तो x3 इक्वल टू सी, यहाँ से x3 इक्वल टू सी, अब x3 का वैल्यू है x2 प्लस x3 इक्वल टू b, यहाँ से क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू b माइनस x3, दिस इज इक्वल टू b माइनस c। क्लियर है? यस मैम। एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू a, x1 इक्वल टू a माइनस x2 माइनस x3, दिस इज इक्वल टू a माइनस x2 का वैल्यू क्या है b माइनस c माइनस x3 is c, this is equal to a minus b। So the coordinates of a b c are क्या हो जाएगा? क्या assume किया था कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, the coordinates of a b c is a b c 3 टपल के फॉर्म में, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे 3 टपल के फॉर्म में ही लिखेंगे। फर्स्ट वाज x1 तो a माइनस b, सेकेंड वाज x2 b minus c, and third was x3, this is 3। ये होगा आंसर। आया समझ में? यस मैम। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड बेसिस का खेल, मतलब ये ऑर्डर्ड बेसिस से तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप ये पोजीशन चेंज कर दीजिए, आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ये आप करके देख सकते हैं। इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे इंटरचेंज, ठीक है, जैसे आप इंटरचेंज करेंगे आपका इक्वेशन ही पूरा चेंज हो जाएगा, नहीं होगा? या सब जगह क्या आएगा x1 प्लस x3 वाला सिचुएशन नहीं होगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, पहला वाला तो ठीक है, सेकेंड वाले के केस में x1 प्लस x2 होगा, यहाँ पे x2 प्लस x3 है, यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2, और यहाँ पे हो जाएगा x1, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट हमेशा ऑर्डर बेसिस के लिए ही लेते हैं, ऑर्डर बेसिस के लिए लेते हैं, तो जैसे ऑर्डर चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे एलिमेंट्स का, आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। और ऐसे भी कोऑर्डिनेट जो आप लोग पढ़ते आए हैं, सिंपल देख सोचिए, पढ़े 3D पढ़े, कोऑर्डिनेट में जो भी एलिमेंट्स होता है उसको टपल बोलते हैं हम लोग, इट्स लाइक एक्स वाई है तो 2 टपल, एक्स वाई जेड है तो 3 टपल। जैसे एक्स वाई का पोजीशन चेंज कर, एक्स वाई को इंटरचेंज करिए या एक्स वाई चेंज करिए,
पोजीशन चेंज हो जाता है स्पेस में या टू डायमेंशन में, होता है ना। यहाँ पे भी बेसिस के करस्पॉन्डिंगली अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं दैट बेसिस इन ऑर्डर, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है।